नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर बीते 11 साल की संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। ये जो पत्र पूछकर 14 सवाल भेजना और फिर मीडिया में आना, ये बहुत बुनियादी से सवाल हैं। ये तो बहुत ही प्राइमरी सवाल है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी सियासी रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित होते हैं। ही राष्ट्रपति ने कहा था कि हत्यारे आजाद घूम रहे हैं इन दिनों देश में और गरीब जेल में पड़े हुए हैं। जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने कैसी कैसी टिप्पणियां नहीं की और क्या क्या नहीं बोला। तब राज्यपाल के अधिकारों को का किसी ने नहीं सोचा। यही तो लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन जब धनखड़ जी कहते हैं तो ऐसा लगता है जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उनको कुछ कहलवाया जा रहा है। एक राष्ट्रपति वो है जो उसका अल्पमत में आए प्रधानमंत्री की बात मान लेता है, एक राष्ट्रपति वो है जो अल्पमत में आए प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है? इस सवाल की गूंज फिर शुरू हो गई है, या हम यह भी कह सकते हैं कि इस मसले पर बहस नए सिरे से छिड़ गई है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा है और उसमें कुछ 14 सवाल उन्होंने किए हैं। और मसला ध्यान ही है कि क्या मसला है, क्या मुद्दा है। क्या कोर्ट ने कहा था? दरअसल जो राज्य की सरकारें हैं, उन सरकारों में जो उनके बिल्स होते हैं, विधेयक होते हैं, वो विधेयक जिस तरीके से राज्यपाल रोक लिया करते हैं या फिर जब राज्यपाल जी राष्ट्रपति महोदया को भेज दिया करते हैं विचार के लिए, इसमें जो देरी होती चली जा रही थी। मामला तमिलनाडु से उठा था और भी कई ऐसे सूबे थे जहां इस तरीके की, खासकर जो गैर भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, वहां शिकायतें ज्यादा नहीं, और ऐसा अमूमन होता आया है। पहले भी कभी इस तरह के विवाद रहे हैं जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती थी या राज्यों में उस तरीके से उसका प्रभुत्व नहीं था, कांग्रेस की या दीगर सरकारें हुआ करती थी, तो ऐसे स्थितियां बनती थी और ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब ये जो मामला है, ये मसला है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को और 14 सवाल सीधे किए हैं। और शायद मुझे जैसा स्मरण है कि ऐसा इसके पहले संभवतः मुझे नहीं स्मरण आता, जितना मेरा पत्रकारिता का जीवन और जो मैंने पढ़ा है इस बारे में ध्यान नहीं आता। तो जो अब स्थितियां हैं, मैंने जैसे कहा कि अब इस पूरे मामले पर बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। बहुत सारे सवाल भी हो रहे हैं, अलग अलग जो विशेषज्ञों की राय है। तो जो पूरी स्थितियां हैं, इन पर बातचीत करने के चलेंगे एक बहुत खास मेहमान। पहले मैं उन्हें जोड़ लेता हूं। सबसे पहले जुड़ गए हमारे साथ हैं राजेश बादल साहब। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों को इल्म है कि राजेश जी का बड़ा एक 4.5 दशक से ज्यादा का अनुभव, और साथ साथ आप संविधान से जुड़े मसलों पे लिखा करते हैं, निरंतर हम आपको पढ़ते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होगी। राजेश जी, पुनः स्वागत। और जो राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवाल उठाए हैं, कोर्ट से राय मांगी है, कैसे इसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, और आप एज ए जो संविधान पे लिखने वाले विशेषज्ञ के तौर पर पहली प्रतिक्रिया आपकी राजेश जी। धन्यवाद संजीव। देखिए, दरअसल ये सारा जो लोकतांत्रिक सवाल है, ये जो जितने भी राष्ट्रपति ने उठाए हैं या समय समय पर राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उन सब के मूल में एक ही बात है कि क्या वे सब संविधान और हमारे भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को समझते हैं। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि देखिए, महात्मा गांधी उस समय जिंदा थे और 7 मई 1944 को उन्होंने यंग इंडिया में एक लिखा था कि मनुष्य की बनाई किसी संस्था में 100% दोष ना हो, मतलब कोई निर्दोष हो या कोई खतरा ना हो या कोई बुराई ना हो, ये संभव नहीं है। और जितनी बड़ी संस्था होगी उसका मिसयूज होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कि हम उस लोकतंत्र को छोड़ दें। देखिए, महात्मा गांधी ने कितनी ऊंची बात कही है जो आज के सवाल 1944, हाँ, कि हम 7 मई 1944 को, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र छोड़ देंगे। हमें लोकतंत्र से बचना नहीं है, लेकिन उसके दुरुपयोग को रोकना है।
दुरुपयोग की आशंका को कम से कम करना है। अब इस कड़ी में देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि बड़ा मतभेद था, पढ़ने वाले लोग जानते नहीं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बाद अगली कड़ी में एक बात कही। डॉक्टर अंबेडकर भी पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, कानून के जानकार तो थे ही। तो उन्होंने लिखा कि आप संविधान चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, लेकिन अगर उसके क्रियान्वयन करने वाले लोगों की भावना ठीक नहीं है, उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनकी उनकी वो, तो फिर वो संविधान किसी काम का नहीं रह जाता। ये जो बात है, ये अंबेडकर ने कही थी। अब सोचिए, कम से कम 80 साल पहले। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके सवाल। भारतीय लोकतंत्र की भावना किसी एक एक व्यक्ति को सर्वोच्च सुप्रीमेसी की नहीं है। लोकतंत्र का मूल अर्थ ही यही है कि ये एक सामुदायिक भावना है, जो सब साथ लेके एक सामूहिक तौर पर हम काम करते हैं। तो संविधान की मंशा भी यही है। अब अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ये पूछने लगे कि भाई मेरा अधिकार क्या और राज्यपाल का अधिकार क्या और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या, ये ठीक नहीं। और ये होता तब है जब आपके मन में किसी ऐसी स्थिति को लेकर कोई ऐसा भाव हो जब आपको लगता हो कि नहीं नहीं मैं सुप्रीम, तो ठीक है। अब कितनी बुनियादी सी बात माननीय राष्ट्रपति महोदया ने पूछी है। देखिए, उन्होंने पूछा है कि क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है जब वे अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प है? क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात मानना चाहिए? अब बुनियादी सी बात है संजीव, और मैं पूरे पार्लियामेंट के और संविधान के दस्तावेजों के आधार पर कह रहा हूं कि देखिए, जब संविधान बना, राज्यपाल कौन है? राष्ट्रपति का उस प्रदेश में सर्वोच्च संवैधानिक प्रतिनिधि है। बिल्कुल। ठीक है, तभी तो राज्यपाल ये कहता है कि मैं, मेरी सरकार। तो जब ये 1950 में संविधान बना, तब ये एक अनुच्छेद 74 में एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति के कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिनका प्रधानमंत्री होगा। बस इतनी सी बात थी। इससे क्या पता लगता है? इसमें और ऐड करना है, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आर्टिकल 74 की बात की, तो राष्ट्रपति जी को लेकर भी लागू है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलना होता है, और ये यही तो 1950 में था। तो मैं अब आगे आता हूं, देखिए कैसे। तो यानी इस को अगर आप सूंघने की कोशिश करें या अर्थ लगाने की कोशिश करें, तो इससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ही इस देश का मूल शासक है, और प्रधान मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री उसके काम में, उसके प्रशासन में, उसके राजकाज के संचालन में मदद करेंगे। मतलब ना कैबिनेट का, ना प्रधानमंत्री का, ना किसी का कोई ज्यादा रोल नहीं है, राष्ट्रपति ही शासक है। अब ये बात आई और इस पर संवैधानिक जानकारों ने बहस की, तो 25 जून, यह तारीख में शायद आगे पीछे हो सकता है, 1975 में एक परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इतना तो 50 में था। अब इसके आगे जुड़ गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का उपयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करेगा। यानी राष्ट्रपति अकेला नहीं हो सकता, उसको वो सलाह माननी पड़ेगी। अब इसके बाद आई 1977 में जनता पार्टी। तो 1978 में फिर एक परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन में कहा गया, देखिए अब ये बात इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूछ रही है ना, उसका उत्तर। 1978 में यह संशोधन हुआ कि परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद, अगर मान लीजिए उस मंत्रिपरिषद ने
उस मंत्री ने, उस प्रधानमंत्री ने, उस मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार कर लिया, तो फिर आप उस सलाह को ठुकरा नहीं सकते। ये एड ऑन हुआ, और एड ऑन इसलिए हुआ था, जनता पार्टी ने किया था कि तब उस समय नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे, तो उस समय इसलिए कि राष्ट्रपति की भूमिका और सिकुड़ गई उसके बाद। अर्थात राष्ट्रपति इस परिवर्तन को, इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अब आइए आते हैं जो चेन्नई में जो मामला हुआ है। चेन्नई वाले मामले में हुआ कि तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में विवाद था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक के रखे थे। अब बिल रोकने का मतलब ये जो मैंने आपको बताया, आपके पास विधेयक आया, आप राज्यपाल हैं, आपने पढ़ा और आपको लगा कि ये विधेयक जो है ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो आप रोकें नहीं, आप उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दें। एक, आप उसमें जो आपके भाई राज्यपाल और राष्ट्रपति के भी तो कानूनी सलाहकार होते हैं, आप अपने कानूनी सलाहकारों की संवैधानिक सलाह लेकर, कानूनी सलाह लेकर के सरकार को पुनर्विचार के लिए लौटा दें 3 महीने के अंदर। 3 महीने ज्यादा नहीं रोक सकते। लेकिन यहां तो तमिलनाडु के गवर्नर अपने आप को सुप्रीम समझ रहे थे, आपने लौटा दिया, और आपकी सलाह मानते हुए मान लीजिए कि तमिलनाडु की सरकार ने पुनर्विचार के बाद वो कहा कि नहीं जी, ये विधेयक तो ठीक है और हम इसको ठीक मानते हैं, तो फिर चेन्नई के उस राज्यपाल को, तमिलनाडु के उस राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ये स्पष्ट है, कहीं कोई छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये बात क्यों पूछी गई, ये मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। इसी तरह से राष्ट्रपति के लिए भी है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बहुमत के साथ या सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक को भी मान लीजिए मंजूरी दी, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, एक तो अव्वल तो वो सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि गड़बड़ है, तो उसको अपने राष्ट्रपति अपने कानूनी सलाहकारों से जानकारी मांगेगा और वो कहेगा कि भाई आप अपनी राय दीजिए। तो वो अगर कोई संवैधानिक अड़चन है, कोई कानूनी अड़चन है, कोई दोष है, कोई चीज जो भी उसको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, वो अपनी सलाह लिखेगा और कहेगा सरकार से, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, कि आप इस पर श्रीमान आप पुनर्विचार कीजिए। इसके बाद मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करे और पुनर्विचार के बाद लौटा दे, तो फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। एक और रास्ता था कि मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के लिए आया, तो मंत्रिपरिषद क्या करे, राज्यसभा और लोकसभा में फिर उस विधेयक को रख दे कि भाई माननीय राष्ट्रपति ने ये परिवर्तन सुझाए हैं या ये पुनर्विचार के लिए कहा है, और अगर दोनों सदन मूल विधेयक को स्वीकार कर लें, तो फिर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार कुछ नहीं होती है, फिर आपको वही उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने ही पड़ेंगे। जो मैं आपको कह रहा हूं कि सामुदायिक लोकतंत्र है, जहां राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है वहां राष्ट्रपति रहेगा, जहां राज्यपाल महत्वपूर्ण है वहां राज्यपाल रहेगा, जहां पर केंद्र सरकार महत्वपूर्ण है वहां केंद्र सरकार रहेगी, और जहां पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है वहां वो रहेगा। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताता हूं। इस तरह से क्या हुआ कि जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक डाक कार विधेयक राष्ट्रपति राजीव गांधी की सरकार ने भेजा, और उस विधेयक में यह था कि सरकार, उस समय चूंकि पंजाब में आतंकवाद चल रहा था और पर विदेशी तत्वों का हाथ था, और इंटरनेट, फैक्स, मेल, ये तो सब मोबाइल कुछ थे नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उस तरह का था नहीं, तो सरकार ने वो अनुमति मांगी थी उस विधेयक के जरिए कानून बनाने की कि सरकार चिट्ठियों को खोल सकती है और उनमें उनका मजमून पढ़ सकती है। तो ज्ञानी जैल सिंह जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, और जब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो आया मंत्रिमंडल ने फिर क्या किया कि उसको फिर पुनर्विचार किया,
फिर दोनों सदन, क्योंकि आप देखो, याद करो, राजीव गांधी को दोनों सदनों में जबरदस्त बहुमत था, बहुत बहुमत, बहुत। तो वो और राज्यसभा में अभूत मंजूर हो गया, लोकसभा में मंजूर हो गया, और राष्ट्रपति के पास फिर वापस पहुंच गया। कायदे से राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकते थे, लेकिन तब की सरकारें और तब के राष्ट्रपति इतने गरिमावान होते थे और संविधान और लोकतंत्र के इतने रक्षक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते थे कि वो उल्लंघन करने की सोच भी नहीं सकते थे। तो लेकिन फिर भी ज्ञानी जैल सिंह ने उस डाकतार विधेयक को मंजूरी नहीं दी। न केवल मंजूरी नहीं दी, बल्कि उन्होंने आने वाले अपने राष्ट्रपति के लिए लिख दिया कि ये विधेयक ठीक नहीं है, जन भावना के खिलाफ है, लोकतांत्रिक नहीं है, और इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अगले राष्ट्रपति के लिए। तो जब वेंकटरामन आए तो उन्होंने भी देखा, तो हाँ, ये तो गड़बड़ है, उन्होंने भी मंजूरी नहीं दी, क्योंकि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो है वो मना कर गए थे। उसके बाद जब आर वेंकटरमन आए तो उन्होंने भी मंजूरी नहीं दी। उसके बाद के आर नारायणन आए तो उन्होंने भी मंजूरी नहीं दी। इस तरह से बाद में वो डाकदार विधेयक स्वर्गीय हो गया, पता नहीं कहां चला गया। यानी देखिए, मैं ये कहना, इसके जरिए, इस कहानी के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं, और ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। मुझे ध्यान आता है एक नरसिम्हा राव साहब के दौर में, अटल जी के दौर में कुछ कुछ छोटी छोटी घटना इस तरीके की हुई थी। यदि वो स्मरण हो ऐसी कुछ बिल्कुल, दिलचस्प हाँ, वो भी बताइए। अब चूंकि आपके पास समय कम है, नहीं तो लेकिन मैं जल्दी जल्दी कहानी सुना देता हूं कि देखिए, मार्च 1996 की बात है। राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अपने मध्य प्रदेश के, भोपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके थे। एक जन प्रतिनिधित्व कानून आया, लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है, उसमें एक संशोधन विधेयक, उस अध्यादेश 1996 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने वापस कर दिया। उसमें यह था कि चुनाव प्रचार अभियान 3 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह कर दिया जाए। अब 96 की अगर आप राजनीतिक परिस्थितियों को याद करें तो ऐसा लग रहा था कि उस समय कांग्रेस के खिलाफ बहुत माहौल तेज था, और कई कांग्रेस बन गई थी। माधवराव सिंधिया की अलग थी, नरेंद्र तिवारी की अलग थी, और तमिल महिला कांग्रेस अलग बन गई थी। इस तरह से कई 3-4 कांग्रेस बन गई थी, और वो एक कुल मिलाकर के कांग्रेस को लग रहा था कि झटका है तो कम से कम दुष्प्रचार का अवसर मिलेगा, तो उन्होंने लौटा दिया। और देखिए, कितने विद्वान, नरसिंह राव, वो भी कांग्रेस के और ये भी कांग्रेस के, शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने लौटा दिया, तो उन्होंने दोबारा जोड़ नहीं। ये भी एक दूसरे के सम्मान की बात है, जो मैंने अंबेडकर की बात कही कि अगर उस पर अमल करने वाले, आप भरोसा करिए संविधान पर, अपने कानून पर, लेकिन अगर आपका कोई हिडन एजेंडा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको उसकी पवित्रता और उसकी मंशा और भावना को का आदर करना चाहिए। फिर क्या हुआ, एक और उन्होंने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1996 में ही एक अनुसूचित जाति अध्यादेश आया। उस अध्यादेश की अनुमति के लिए उसका मतलब ये था कि दलित ईसाई जो होते हैं, ईसाइयों में भी दलित होते हैं, तो दलित ईसाइयों को उनकी एक बड़ी आबादी होती है, तो उसको आरक्षण की सुविधा देने के मामले में था। इसके पीछे भी कोई शायद मंशा सियासी रही होगी। तो उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने नोट लिखा कि चुनाव के समय ऐसे अध्यादेश संवैधानिक औचित्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात लिखी है, और इसके राय का सारे अपोजिशन ने स्वागत किया था और नरसिंह राव ने मान लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक संस्था, राष्ट्रपति एक संस्था है, एक संस्था संसद है, एक संस्था सर्वोच्च न्यायालय है, तो एक दूसरे का आदर करके, सम्मान करके, ना कि केवल मैं सुप्रीम हूं ऐसा करके अगर करेंगे तो ठीक नहीं होगा। कितने उदाहरण मैं बताऊं, नरसिंह राव क्या हो गया, और एक उदाहरण तो यानी जैल सिंह का मैंने आपको बता ही दिया। एक उदाहरण हुआ था, अगर मुझे ठीक याद है तो इंदर कुमार गुजराल का था। 1997 में के आर नारायणन जहां तक है आ चुके थे, और वहां 1997 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की का एक वो आया, तो राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, और आई के गुजराल ने राष्ट्रपति की सलाह मान ली
अपने मंत्रिमंडल की सिफारिश में उस पर जोर नहीं दिया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो ये एक परंपरा है हमारे यहाँ। और अब चूंकि समय कम है, मैं बताता अब रहूंगा जी, आपको, जी, जी, नहीं मैं लेकिन ले लूँगा। मैं एक जी, सवाल इसमें जोड़ूँगा, मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि देखिए, ये बात जो हम विशेषज्ञ बार-बार कह रहे हैं, हम निकल रही हम भी उसको देख रहे हैं, पुराना सा पड़ा है। अकेले समय सीमा की नहीं है, जो आपने बहुत सारी चीज़ें कि जो संघीय ढांचा है हमारा, नागरिकों से जुड़े अधिकार हैं, वो मसला है मूल रूप से। और यदि अनिश्चितकाल के लिए रुके रहेंगे बिल्स, तो फिर जो विधायी जो अधिकार हैं, वो तो वंचित हो जाएँगे ना। यही तो इसीलिए तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इसमें एक इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं माननीय राष्ट्रपति के पद पर मैं उन पर सवाल उठाने वाला कौन हूँ? हमारे देश की सुप्रीमो हैं और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रपति भी अपनी सरकार चलाता है, जैसे राज्यपाल अपने अभिभाषण में कहता है, इसी तरह से राष्ट्रपति भी कहता है कि मेरी सरकार। लेकिन बिल्कुल। आपको याद होगा, इन्हीं राष्ट्रपति ने कहा था कि हत्यारे आजाद घूम रहे हैं इन दिनों देश में और गरीब जेल में पड़े हुए हैं। अरे भाई, आपकी तो सरकार, आपके कानून मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, और आप कह रहे हैं कि हत्यारे आजाद घूमते हैं और गरीब जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। तब तो फिर आपको प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति, तब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहा, पूछा कि क्या मैं इस तरह का बयान दे सकती हूं? अरे, राष्ट्रपति का अगर अपनी सरकार में अविश्वास है कि हत्यारे आजाद घूम रहे हैं, इसका मतलब इस देश में अराजकता की चरम सीमा थी वो तो, कि गरीब जेल में पड़े हुए हैं, निर्दोष जेल में पड़े हुए हैं। फिर एक लॉ मिनिस्टर ने फिर एक इंडोर्स किया, किरण रिजिजू थे, अगर मुझे ठीक याद है, तो उन्होंने भी न्यायपालिका पर सर्वोच्च चढ़ाई कर दी और तीखा बना करके। फिर आपको याद होगा कि धनखड़ जी बंगाल के राज्यपाल थे उस समय, जगदीप धनखड़। ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने कैसी कैसी टिप्पणियां नहीं की और क्या क्या नहीं बोला। तब राज्यपाल की तब राज्यपाल के अधिकारों को का किसी ने नहीं सोचा। ये तो राज्यपाल को से ऐसी हम उम्मीद ही नहीं करते, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन ही नहीं करता है तो राज्यपाल है? और उन्होंने जो है उस वक्त बड़ा मतलब इतराज हुआ था, कई हलकों में हुआ था। और उदाहरण बताता हूं आपको, महाराष्ट्र में जब ये उत्तराखंड वाले अपने राज्यपाल थे, मैं नाम भूल रहा हूं, क्या नाम था उनका? कोश्यारी। हाँ, भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने जब शपथ दिलाई थी और बाद में जब ये शिवसेना का बंटवारा हुआ है, अलसुबह दिलाई थी ये। हाँ, और अलसुबह फिर पहली वो बार। गिराई। अब आप कहो कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे उस पे, तो उस देश में राज्यपाल की नाक नहीं कट जाती? एक बात और हुआ कि जब वो शिवसेना का बंटवारा हो रहा था और तब आयाराम गयाराम और विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही थी, तो अचानक भगत सिंह कोश्यारी बीमार पड़ गए। देखिए, बीमार पड़ गए। राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद ऐसा है कि ये काम चलाऊ तौर पे नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की के दायित्व तो उपराष्ट्रपति संभालता है, अगर कुछ हो जाए तो, या कुछ ऐसी चीजें हो तो। उन्होंने किसी दूसरे गवर्नर को कार्यभार नहीं सौंपा। और क्या बात थी कि जैसे ही महाराष्ट्र में वो मतलब बीजेपी के समर्थक विधायकों ने 37 की संख्या पार कर दी, तो उधर राज्यपाल ठीक होके आ गए, स्वस्थ हो गए अचानक। तो राज्यपाल पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? चेन्नई इनमें की इसका डीएमके इसका 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 लब बोलो आप, ये निकल सकता है, या इसको ध्वनित में इसको और स्पष्ट कीजिएगा कि क्या जी, राष्ट्रपति महोदया को सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के पहले अपना जो अधीन राज्यपाल है, उन्हें कहीं एक पाठ पढ़ाना था, जो आपने संविधान, जो उनकी शुचिता या मर्यादा या उनके जो जो उनके दायित्व हैं, उसके तहत ऐसा कुछ ध्वनित हम नहीं कहते, हम राष्ट्रपति महोदया पे कतई कहीं नहीं, लेकिन ये ध्वनित तो होता ही कि वो यदि वहां करती तो शायद ज्यादा बेहतर मैसेज जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। जरा थोड़ा सा एक बार स्पष्ट करो कि नहीं, मैं मैंने कुछ। मैंने मैंने ये सवाल किया कि राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, उन्हें क्या राज्यपालों को, जो इतनी इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, अगर देखें बीते 11 सालों में तो अति हो गई है, आपने, हमें याद है जगदीप धनखड़ जी वाला। तो अगर राष्ट्रपति महोदया अपने राज्यपालों को, जो उनके अधीन है, जिन्हें वो नियुक्त करती हैं, उनको यदि ये पाठ पढ़ाती, शुचिता का, मर्यादा का, जो उन्हें अधिकार प्राप्त है, उनके जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करना, तो बहुत बेहतर मैसेज नहीं जाता? वो शायद ये कह सकते हैं कि उस समय तो हम तो राष्ट्रपति थे ही नहीं, रामनाथ कोविंद थे, आज और रामनाथ आज तो कोविंद के आज टाइम तो पे भी ऐसा आज हुआ तो था। आज तो
आज तो आप कह सकते हैं टकराव मत करिए, ये टकराव टालिए, बंद करिए हाँ, टकराव, ये कह चीजें तो सकते हो थे सकती हैं। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट पुराने फैसलों की को नजीर के तौर पर पेश करता है, हाई कोर्ट करता है, जिला कोर्ट करता है, तो क्या उनको पुराने उदाहरण नहीं देखने चाहिए थे? मैं ये बात कह रहा हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब बन गए तब उन्होंने कहा कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका का नहीं बन सकती, तब भी उन्होंने ये बात बड़ी कही, बड़ी बड़ी इससे इतनी तो पूरी गंभीर व्यवस्था बात थी, अस्थिर हो उन्होंने कहा जाएगी। था कि अरे इसे इसे ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर उन्होंने कहा था न्यूक्लियर मिसाइल कहा था उसको कि न्यूक्लियर मिसाइल की हाँ, तरह उपयोग। तो ये तो हमारे संवैधानिक जानकारों और निर्माण करने वालों ने बताया था कि नहीं बन सकती, न्यायपालिका विधायिका नहीं बन सकती, न्यायपालिका कार्यपालिका नहीं बन सकती, ये तो सब जानते हैं, यही तो है, यही तो लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन जब धनखड़ जी कहते हैं तो ऐसा लगता है जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उनको कुछ कहलवाया जा रहा है। कुछ कहलवाया जा रहा था तो राज्यपाल बन गए, कुछ कहलवाया गया तो उनको उपराष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बना था उसको भंग करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उन्होंने कहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी, जब आदमी नाम तय कर ले कि मुझे नहीं मानना संविधान, तो आप क्या कर लेंगे? मुझे नहीं मानना, राज्यपाल मैं हूं या राष्ट्रपति हूं। नहीं, मैं पुनः सवाल करूंगा आपसे, एक सवाल बहुत मौजू है। आपने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट कर दी। अभी अभी जो स्थिति है, आपने एक कहा कि हिडन कुछ बातें 2-3 बार आपने कहा। मैं राष्ट्रपति महोदया पर कतई टिप्पणी नहीं चाहूंगा, हमें हमारी सर्वोच्च है तो हमें उनको बार बार नमस्कार है, लेकिन हिडन क्या है इसके पीछे? कुछ दिखता है आपको हिडन, जो कहते हैं कि मेरी सरकार? तो अभी, और देखिए दूसरी टाइमिंग पर भी, ये टाइम इस समय लिखना, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। आपने बहुत ही संवेदनशील और नाजुक बिंदु पे बात करी है। ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, लेकिन आपको याद है एक दौर में इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रपति वीवी गिरी बनाए थे और नीलम संजीव रेड्डी पराजित हो गए थे और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, तो जब वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने तो जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने जो है तमाम पूरे 5 साल ऐसा कुछ रवैया रखा कि उससे ये झलकता रहा कि वो प्रो जनता पार्टी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक बात और बताता हूं। आपको याद है कि चरण सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने, आपको जब जनता पार्टी थी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने, मोरारजी देसाई हटे, उसके बाद जो है वो बने चरण सिंह। तो चरण सिंह ने जब इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया तो चरण सिंह जो है गए राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने चूक, लेकिन तब तक वो अल्पमत में आ चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी सलाह मान ली। तो जो राष्ट्रपति को मालूम है कि ये तो प्रधानमंत्री अल्पमत का है, तो क्यों सलाह मानी? एक राष्ट्रपति वो थे, और एक राष्ट्रपति और थे कि आपको बताऊं कि देखिए मैं चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब वो, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में गुस्से में गए थे और मैं जाकर के इस्तीफा दे रहा हूं और संसद भंग करने की, जब अल्पमत के थे, लेकिन तो भी तो राष्ट्रपति ने उनकी बात मान ली। किसी ने बात मानी, किसी ने बात नहीं मानी। हाँ, राष्ट्रपति ने उनसे ये जरूर कहा था कि ठीक है, आप चरण सिंह आप फ्लोर पे जाकर के टेस्ट करिए और वहां बहुमत साबित कीजिए। तो एक राष्ट्रपति वो है जो उसका अल्पमत में आए प्रधानमंत्री की बात मान लेता है, एक राष्ट्रपति वो है जो अल्पमत में आए प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता। अब क्या कहेंगे इसको आप? जो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी सियासी रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित होते हैं। अपने वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर वो उस समय निष्पक्ष नहीं रह पाते। ये अलग बात है कि हमारा संविधान उनको विवेक के आधार पर बहुत सारे फैसले करने की छूट देता है। तो और मैं कहूंगा कि इस आधार पर हमारे राष्ट्रपति पर हम सबको भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये जो पत्र पूछकर 14 सवाल भेजना और फिर मीडिया में आना, ये ठीक बहुत बुनियादी से सवाल हैं। ये तो बहुत बहुत ही प्राइमरी सवाल है। अगर आपके पास 2-3 घंटे का समय होगा तो मैं एक एक सवाल पर डिस्कस करूंगा और एक एक सवाल के अनुच्छेदों के हिसाब से मैं आपको उत्तर दे दूंगा।
कि ये राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन अब पूछ लिए तो पूछ लिए। जी। नहीं रहे सर, बार-बार चल रहा है। देखिए हम बहुत अभी कुछ दिनों से ज़्यादा इस पे दिख रहा है, जैसे जगदीप धनखड़ जी से शुरू हुआ। निशिकांत दुबे की वो इतनी ऐसी टिप्पणी जो निश्चित तौर पर नहीं बर्दाश्त योग्य थी। फिर अब ये तो एक बा निकलता ये रहा कि कहीं सुप्रीम को देखिए ये तो बहुत आम आरोप है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर बीते 11 साल की संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकार ने पूरा छिन्न-भिन्न कर दिया। उसको इतना ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। पूर्व की सरकारों ने भी किया। हमें याद है बहुत सारे प्रकरण हैं। लेकिन आज तो अब ये यहां से ये निकलना, ये जाना, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार-बार ये चीजें होना अब चूंकि इनकी तरफ से गया तो ये इसको इस पे क्या मतलब मैं पुनः कहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय पे नहीं करना है। लेकिन फिर पीछे तो होता ही है कि ये आपने कहा भी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना जैसी स्थिति है जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और पहले क्या लोग थे। तो ये इसको क्या प्रहार है, क्या टकराव को कितना कहां ले जाना है, क्या आपने तीनों का कहा कि चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, गरिमा या इनकी तो अब ऐसे में कैसे देखें, कैसे लें सर इसको? मैंने देखिए शुरुआत में ये बात कही थी कि अगर हर पद शिखर पद पर बैठा संवैधानिक व्यक्ति अपने अपने दायरे में अपनी मर्यादा में रहे तो ज्यादा खूबसूरती लोकतंत्र की नजर आती है, खुशबू लोकतंत्र की नजर आती है। सर्वोच्च न्यायालय तो विधान के आधार पर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय गैर संवैधानिक फैसला कोई करेगा, नजीर पेश करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा और उसको फिर आगे आने वाले जो न्याय के जो मामले हैं उनमें वो फिर उदाहरण बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति को अपना शिखर पद है उसका पालन करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात जब आर वेंकट रमन थे और जब वो उनका फेयरवेल होने लगा तो उन्होंने संसद में संबोधन किया और मुझे अक्सर उनकी वो बात याद रहती है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति एक इमरजेंसी लैंप की तरह है। इमरजेंसी लैंप, कितनी बढ़िया बात कही। बहुत सुंदर। जब घर की बिजली चली जाती है तो वो अपने आप जलने लग जाता है और बिजली आ जाती है तो बंद हो जाता है। बहुत सुंदर। क्या खूबसूरत टिप्पणी है, क्या खूबसूरत टिप्पणी है। सब कुछ समाहित है उसमें, सारा कुछ समाहित है। जी जी कंटिन्यू करें। हाँ? एक और किसी सज्जन ने, मैं उनका नाम भूल रहा हूं कि शायद नरीमन ने कहा था या किसने कहा था कि राष्ट्रपति दरअसल दीवार में लगा हुआ एक ऐसा एसी है जो पूरे घर को ठंडक देता है। तो राष्ट्रपति की भूमिका समय पर आती है, समय पर हो, बाकी समय बाकी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। एक दूसरे की संस्थाओं के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों में अतिक्रमण ना किया जाए तो अच्छा है। राष्ट्रपति के बहुत बहुत छोटे-छोटे सवाल हैं और इन सवालों का अगर वो थोड़ा-सा अपनी लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाएंगे तो सब अध्ययन मिल जाए, सब में उत्तर मिल जाएगा। संसद की लाइब्रेरी से अगर किताबें मंगवाएंगे तो उसमें उत्तर मिल जाएगा। संसद में, पार्लियामेंट में जब आजादी के 50 साल पूरे हुए संजीव, तो फिर एक 50 साल होने पर एक तय हुआ कि एक दस्तावेज निकाला जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। 2002 में ये दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। तो उस दस्तावेज में बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई हैं जो जिनके जो 14 सवाल है ना, ये जो मेरे सामने 14 सवाल रखे हैं, ये सारे इन सवालों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं। तो अगर उन सवालों के उत्तर संसद के और हमारा लोकतंत्र क्या है, किन से मिलके बना है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यही यही संसद और राष्ट्रपति, यही तो संसद है, यही तो लोकतंत्र के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अंग हैं। तो अगर वो उसमें पढ़ लिया जाए तो सारे सवालों के उत्तर हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अब क्या बताया जाए कि उसमें मतलब राष्ट्रपति के विवेक अब वो ये पूछती हैं कि जो 201 है अनुच्छेद, उसमें राष्ट्रपति के विवेक अधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं। अब बताइए, कोई चीज एक संवैधानिक दायरे में, किसी कानून के दायरे में से ऊपर उठ के थी। अब उसकी भी कहानियां कई हैं, अगर टाइम नहीं है नहीं तो बताऊंगा। दल बदल के मामले में जब राज्यपाल और राष्ट्रपति अंतर, तो क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? अब ऐसे सवाल जब होने लग जाएं तब आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा मैं अंतिम सवाल करूँगा आपसे। आपने जो कहा कि
महामहिम को अनुच्छेद 143 के तहत ये प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन जो मैं अध्ययन कर रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह के लिए उस पे ये बाध्य है कि वो सलाह दे? वो ये विनम्रता से नहीं कह सकता। आपने सारी चीजें बता दी कि लाइब्रेरी में रखे हैं सारे सवालों के जवाब, या जगह जगह वो विनम्रता के साथ में कि यही कुछ कह दे, बाध्यता है उसको कोई? यही समाप्त करूं जी, मैंने कहा बाध्यता कि मतलब राष्ट्रपति महोदया अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकती हैं, राय मांग सकती हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मैं जो देख या पढ़ रहा था पूरा, मैंने उसको चेक किया, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं, ऐसा कहीं ध्वनित होता है कि वो मशविरा दे ही दे, क्योंकि मामला इतना देखिए, पेचीदा। इसमें इसका संभावना क्या देखते हैं, कहां तक जाने वाला है जब ये इस तरीके से शुरू हो जी गया कि जी मैं इस वक्त वो अनुच्छेद नहीं याद कर पा रहा हूँ, शायद 247 है, कुछ ऐसा कुछ है। उसमें ये है जो जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है। मैं वो अनुच्छेद, माफ कीजिए, ये संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें है कि उस व्यवस्था अगर सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी तो वो बाध्यकारी होगी, बिल्कुल है इसमें। लेकिन मैं बताऊं, जब 1950 में संविधान बना, तब उन लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने, मेरा सवाल उल्टा था कि क्या जो मांगी है राय महामहिम ने, उस पे क्या बाध्यता है कि ये राय इस पे प्रकट ही करे? वो हाथ भी तो जोड़ सकता है ना सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने कहा कि सारा। देखिए दोनों संस्थाएं रेसिप्रोकल हैं, जी इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है ना। लेकिन एक सम्मान करते हुए मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को सवालों के उत्तर दे देने चाहिए। यही तो जो मैं आपको बता रहा हूं, यही उत्तर आएंगे, देख लीजिएगा। जब भी उत्तर आएंगे ऐसे ही उत्तर आएंगे। तो उत्तर तो दे दें तो अच्छी बात है। एक संस्था एक लोकतांत्रिक संस्था दूसरी संस्था का सम्मान करेगी, अच्छी बात। मुझे कुल मिलाकर टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लगता है ये अभी ध्वनि टकराव अभी जैसे तक हालात। तो देखिए, पिछले 60-70 साल में जब भी नौबत आई है टकराव की, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सुप्रीम कोर्ट, सरकार और राष्ट्रपति, हर मामले में सरकार को झुकना पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि उसकी मंशा साफ थी और वो लोकतांत्रिक शिखर संस्थाओं का सम्मान करती थी। इसलिए सरकार झुकी और उसने अपने आप को उस संस्था के आगे विड्रॉ किया। यही एक खूबसूरती है, यही गरिमा है। बिल्कुल राइट सर, बहुत आपने विस्तार से चीजों को समझाया और स्पष्ट कर दिया, और सबसे जो मूल आपने किया कि ये जो सवाल पूछे हैं महामहिम द्वारा, उनके सारे जवाब उन्हीं के अपने खुद की लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में रखे हुए, उसको पढ़ लेती तो शायद, क्योंकि ये से मैसेज तो एक चला गया है, और पीछे क्या कुछ है, हम राष्ट्रपति महोदया पे टिप्पणी आपने भी नहीं करना चाहिए और हम भी नहीं करेंगे। उनकी अपनी एक, हमारी सर्वोच्च है तो उनको मैंने जैसे कहा था प्रणाम है, लेकिन कुल जमा पीछे की जो कहानी कहीं के निकल के आ रही है, और अंत में वो यही लगता है कि जो चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना जैसी स्थिति है, वो शायद नहीं होना था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार करूंगा, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार राजेश भाई। धन्यवाद संजीव जी। तो मित्रों, ये थे राजेश बादल साहब, और ये बड़े एक बहुत ऐसी स्थिति हुई है, यदि नहीं पूछती महामहिम, जैसा राजेश जी ने भी कहा और सारी चीजें हैं, तो बेहतर होता और इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होती। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी उस्ताद होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।